हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल या कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपके 60 से ज़्यादा आपके प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप टेस्ट पेपर को लगाने से पहले इसका आप बेस समझ लीजिए। अगर आप बेस समझ लेते हैं तो आपकी जो 60 प्रश्न हैं आपके लगभग 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लिया तो हमेशा के लिए आपकी ये जो हिस्ट्री हम आप पढ़ा रहे हैं आपको हर्षवर्धन के बारे में, हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से तैयार हो सकता है। आप लोगों का लेवल एक हाई होना चाहिए। हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, तो आपका जो हर्षवर्धन था वो कैसा था? आपका हिंदू सम्राट था। ठीक है ना, यहाँ से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल में आपका एक वंश है जो कि आपका थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। तो बात आती है कि थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो आपके हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। वहाँ पर एक वंश का उदय हुआ था आपका पुष्यभूति वंश, जिसका संस्थापक था आपका पुष्यभूत था। ये पुष्यभूति वंश ज़्यादा हाईलाइट या कह सकते हैं कि ज़्यादा आपकी विख्यात इसकी इसलिए हुई क्योंकि इस वंश का संघर्ष आपके हूणों के साथ हुआ था। इस कारण से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया। बात आती है कि इसके संस्थापक आपके कौन थे? तो पुष्यभूति थे इस वंश संस्थापक। इसके बाद आपके नरवर्धन, राजवर्धन और पुष्यवर्धन, इनके बारे में जो बात होती है तो इनका कहीं पर उल्लेख नहीं है, तो हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो आपके प्रभाकरण वर्धन। ठीक है ना, कह सकते हैं कि जो प्रभाकरण वर्धन थे ये हमारे इस वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में आपके महान राजा हुए प्रभाकरण वर्धन। यहाँ से हिस्ट्री आपकी चलती है। तो देखिए, प्रभाकरण वर्धन जो थे इनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। ये 2 पुत्र में देख सकते हैं कि आपके जो राजवर्धन थे, ठीक है, ये बड़े भाई थे हर्षवर्धन के। ठीक है, तो हर्षवर्धन और राजवर्धन 2 भाई थे। राजवर्धन बड़े थे, हर्षवर्धन छोटे थे। ठीक है ना, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री। प्रभाकरण वर्धन की जो पत्नी का नाम था वो था आपका यशोमती। क्या था नाम? यशोमती, जो कि थानेश्वर में उस समय रह रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, जो राजश्री थी तो राजश्री की ये शादी कर देते हैं मौखारी वंश के जो राजा थे आपके ग्रहवर्मन। ठीक है, जो कि कन्नौज के थे। मौखारी रानी जो कि मौखार वंश से कन्नौज के राजा थे आपके ग्रहवर्मन, उनसे शादी कर देते हैं। और जो आपके ग्रहवर्मन हैं इनकी जो दुश्मनी थी वो बंगाल के शशांक और देवगुप्त जो कि आपके मालवा के थे, इनसे दुश्मनी होती है। तो इस प्रकार से इनका क्या संघर्ष चलता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर दिया है। और अगर आप PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर PDF भी पा सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट कह रहा है पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। इसने थानेश्वर या कह सकते हैं अंबाला हरियाणा में इस वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रभाकरण वर्धन इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। प्रभाकरण वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और आपके हर्षवर्धन। एक कन्या हुई जो आपकी राजश्री थी। अब हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि मेन टॉपिक आपका यहाँ पर लिया गया है हर्षवर्धन। तो देखिए, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, जब सिंहासन पर बैठता है वो 606 से 647 है। लेकिन इनका जो जन्म माना जाता है वो 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद, अर्थात इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो आपके यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर में ग्रहवर्मन की हत्या जो कि कह सकते हैं शशांक ने किया था। और इसके बाद जो जब ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया तो वहाँ पर हर्षवर्धन ने फिर क्या किया कि अपने बहनोई की मतलब इस संघर्ष का बदला, ये कह सकते हैं कि अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेने के हर्षवर्धन ने प्रयास किया। लेकिन हर्षवर्धन भी इस युद्ध में हार गए। ठीक है ना, और इसके बाद इन्हीं के साथ इनके जो पिता होते हैं वो भी बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल आपका यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए, आपका पॉइंट जो आपका आ चुका है
कह रहा है जिस समय हर्षवर्धन थानेश्वर के राज्य सिंहासन पर बैठा उस समय राज्य की स्थिति काफ़ी संकटपूर्ण थी, क्योंकि बंगाल के गौड़ नरेश शशांक द्वारा उसके भाई का वध कर दिया गया और उसकी बहन राजश्री अपने प्राण बचाने के लिए अज्ञातवास को चली गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं जब इनकी राजश्री अर्थात इनकी जो बहन थी अज्ञातवास को चली गई थी तो हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम है आपका दिवाकर मित्र। ये पॉइंट याद रखना है कि हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से, जो आपके कौन थे, दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लिया। और इसके बाद गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के कन्नौज आगमन की सूचना से बिना युद्ध किए ही खाली छोड़कर चला गया। कहीं कहीं ये भी बात होती है और कहीं कहीं बोलते हैं कि हर्षवर्धन और नरेश जो कि आपके शशांक है इनके साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, चूंकि कन्नौज नरेश ग्रह वर्मा का कोई पुत्र नहीं था, अतः कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। ठीक है, ये कन्नौज कहाँ था, जो उनकी बहन थी, ठीक है ना, वहाँ पर, लेकिन राज सिंहासन पर मना कर दिया हर्षवर्धन ने। ठीक है, और हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा और राजश्री को ही कन्नौज का शासिका बनाया था। दिया है दक्षिण, मतलब कि दक्षिण में उसकी सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पीछे खड़े दिया। आपसे क्वेश्चन होगा कि आपके हर्षवर्धन को किसने नर्मदा के तट पर हराया था, ये खदेड़ा था, तो पुलकेशन द्वितीय थे जो कि चालुक्य नरेश थे। नर्मदा के तट में इनको पीछे खदेड़ दिया था। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हर्षवर्धन अपने 40 वर्ष के लंबे के शासन में निरंतर युद्धों में संलग्न रहा और उसके द्वारा अंतिम युद्ध आपका 643 ईस्वी में गंजाम के लड़ने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आपका पॉइंट दिया है इनकी मुद्राएं। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की कुछ मुद्राएं हैं कि हर्ष की 2 मुद्राएं हैं, एक नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, ये आपकी तांबे की हैं और सोनीपत की मुद्रा आपकी शिव का वाहन नंदी अंकित है, जो आपकी सोनीपत से मुद्रा है। नालंदा की मुद्रा श्री हर्ष के नाम लिखा हुआ है उस मुद्रा पर और उसे महेश्वर सार्वभौम व महाराजा धीराज का नाम कहा गया था। जो हर्षवर्धन थे तो उनकी जो पाई गई है नालंदा की मुद्रा पर, वहाँ पर महेश्वर सार्वभौम और महाधीराज के नाम से उन्हें पुकारा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वन लाइनर में देख लीजिए कि हर्षवर्धन का जो कार्यकाल होता है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ पर, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, हर्ष ने अपने राज दरबार में कादम्बरी और हस्तचरित जो रचयिता थे, अर्थात कादम्बरी और हस्तचरित के रचयिता बाणभट्ट आपके जो थे वो सुशोभित करते थे। और इन्हीं के समय आपके चीनी विद्वान जो थे आपके हेन स्वांग, जिनकी एक पुस्तक है आपकी सी यूकी का रचयिता, इन्हीं के आश्रय प्रदान किया, अर्थात इन्हीं के समय आपके आए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हुई। चूँकि वह निसंतान था इसलिए उसकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और को देख लेना है ह्वेन सांग के बारे में, क्योंकि ह्वेन सांग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ह्वेन सांग कौन था, तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय विख्यात चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया। बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये 630 से ईस्वी में भारत आया था और लगभग 645 तक रहा था। कहीं कहीं आपका 629 भी होता है और 629 से 644 तक इसका शासनकाल कहीं कहीं देखा गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखना है जो कि यहाँ पर दिया है विवरण। हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति का बताया है, अर्थात हर्षवर्धन को यहाँ पर जो ह्वेन सांग थे उसने वैश्य जाति का बताया है। साथ में हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। अगला पॉइंट है कि उसने शूद्रों को कृषक बताया है। और एक पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि जब हर्षवर्धन थे उस समय नालंदा के प्रचारक कौन थे, तो नालंदा के प्रचारक थे आपके शीलभद्र। ठीक है, शीलभद्र। और जब ह्वेन सांग थे तो इनके समय जो सिंचाई होती थी वो रहट के माध्यम से होती थी। रहट मतलब क्या होता था, आपका कुआं होता था, वहाँ पर ऐसे जो किनारे होता है रस्सी उससे, तो उसमें से बैल होते थे, वो चारों तरफ ऐसे घूमते थे और पटा पुल के माध्यम से कह सकते हैं कि बाल्टी धीरे धीरे पानी यहाँ पर बहने लगता था। ठीक है, ऐसे बाल घूमा करते थे, ये आपका रहट के माध्यम से होता था। और इसके अनुसार भारत के घोड़े जो आते थे वो अरब, ईरान व कम्बोज से आते थे।
अब एक पॉइंट आपका है कि ह्वेनसांग ने, ये पॉइंट याद रखना है कि ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग ने क्या किया था, धर्मसभा और प्रयाग ये और महामोक्ष का वर्णन भी किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट आपके जो दिए हैं कुछ आपके जो साहित्यिक रूप से हैं कि हर्ष एक उच्च कोटि का कवि था, ठीक है ना, कवि था, और उसने संस्कृत में, कैसे, संस्कृत में नागानंद, रत्नावली या व प्रियदर्शिका ये नाटक की रचना किया है, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे है कि हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित की रचयिता आपके बाणभट्ट हैं, ये आपके थे, ठीक है ना। ह्वेनसांग की पुस्तक थी सियुकी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, ह्वेनसांग के बारे में कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। ह्वेनसांग जो थे चीन यात्री, उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हर्ष प्रयाग अर्थात जो आधुनिक के समय इलाहाबाद है, जिसका नाम फिर से प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के संगम में प्रति 5 वर्षों में समारोह आयोजित होता था जिसमें वह खूब दान करता था। कहा जाता है कि जितने भी वस्त्र पहने होता था या जितना भी आभूषण रहता था सभी को दान कर देता था, और उनकी जो बहन थी वो आभूषण और वस्त्र लेके जाती थी, उनको धारण करते थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक महासम्मेलन का आयोजन किया। ये आपका जो 5वां कह सकते हैं बौद्ध संगीति का 5वां बौद्ध संगीति हुई थी, वही आपकी कन्नौज में हुई थी। इसका अध्यक्ष पूछ लेते हैं कि 5वीं बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जो कह सकते हैं कि आपके आए थे ह्वेनसांग इस कन्नौज के महासम्मेलन के अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, अभी आपको हमने बता दिया है। अब आपको टेस्ट पेपर लगाना है। आपने यहाँ पर अगर आपने लगभग 10 या 12 मिनट का समय दिया है तो 10-12 मिनट में आप यहाँ पर 60 प्रश्नों को लगा सकते हैं, 60 प्रश्न को, और ऐसे ही तैयारी करेंगी तो आपकी 100% तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करना, आपको इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमने कितना कटिंग कर करके कम से कम 6-7 बुकों को कंप्लीट करके उनकी कटिंग करके आपका ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका जो टेस्ट आ गया है, टेस्ट में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, हमने बताया था कि थानेश्वर थी, ठीक है, थानेश्वर से। और इसके बाद वो जो उनकी बहन थी राजश्री, वहाँ पर आते हैं और कन्नौज पर फिर राजा बनते हैं, मगर वो सिंहासन ग्रहण नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ पर किया था, कन्नौज। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो आपकी कन्नौज थी, ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो दक्षिण भारतीय जो शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, किसने किया था, तो ऑप्शन राइट आपका बी, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पर उनको हराया था, ठीक है, जो कि दक्षिण भारतीय शासक था, चालुक्य नरेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। ऑप्शन राइट आपका बी, पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट कह रहा है हर्ष का राजकवि कौन था। हर्ष का राजकवि कौन था, तो यहाँ पर आपका बाणभट्ट, जिसने यहाँ पर कह सकते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट थे किसके राज दरबारी, तो आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एक महान रोमानी नाटक जो कि कादम्बरी का लेखक कौन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कादम्बरी के आपके लेखक, तो आपके ये है आपके बाणभट्ट, और ये कादम्बरी एक प्रकार का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्षचरित निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान हिंदू, महान विद्वान और लेखक था। तो ये आपका जो था जो राजा था ये अंतिम बौद्ध भी था, ठीक है। आपके कौन है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था, कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, ठीक है, ह्वेनसांग आया था यहाँ पर आपके भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया आपके ह्वेनसांग को प्रदान किया गया है, ठीक है ना। और यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है अभी हमने बताया था सी यू की, ठीक है, सी यू की इनकी थी। नेक्स्ट कर आपसे, ह्वेनसांग किस शासन के काल में भारत आए थे? ह्वेनसांग किस शासक के काल में भारत आए थे? ये आए थे आपके ऑप्शन राइट सी, हर्षवर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट है आपका सी, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट कराया था वो बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, जो आपके गौरी के साथ आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो आपका कौन है? तो उत्तर गुप्त काल में आपका नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अभी हमने बताया यहाँ पर कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, अर्थात वही बख्तियार खिलजी के यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूत वर्धन ने किया था, ठीक है, पुष्पभूत वर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्धन वंश के महान सम्राट हर्ष ने किसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा राजवर्धन। हमने बताया कि इनके पिता की भी डेथ हो गई थी और इसके बाद यहाँ पर राजवर्धन की भी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर हर्ष ने राज सिंहासन ग्रहण किया था। कहा जाता है हर्षवर्धन लगभग 16 वर्ष काफ़ी युद्ध किए थे और ये हाथी से युद्ध करते थे। कहते हैं कि 16 वर्ष इन्होंने हाथी से उतरे नहीं, ये सिर्फ कहावत है, ठीक है, वास्तविकता तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किस राजवंश में किया गया था? ये राजवंश था आपका मौखार राजवंश, और मौखार राजवंश में आपके थे ग्रहवर्मन, उनसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष थानेश्वर का शासक कब बना था? तो हर्ष थानेश्वर का शासक बना था 606 ईस्वी में। एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर आपको 606 ये भी दिया है, लेकिन ये 606 ईस्वी पूर्व दिया है, तो ये भी पॉइंट को कभी कभी गौर कर ले किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य जानकारी जो मिलती है वो आपका अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख है आपका, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? अर्थात जो आपका थानेश्वर है कहाँ पर आपका था? ऑप्शन राइट बी आपके हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन राइट बी बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन राइट बी थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष को और किस नाम से जाना जाता था? तो हर्ष को किस नाम से? तो ऑप्शन राइट आपका ए शिलादित्य के नाम से जानते थे हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? तो हर्षवर्धन ने किसकी नहीं की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका सी, हर्षचरित की नहीं किया है, हर्षचरित की बाणभट्ट ने किया है। वहीं पर नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली जो कि संस्कृत में किए गए नाटकों का वर्णन हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीन यात्री भारत आया था? ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ह्वेनसांग आया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था, जहाँ पर सैनिक साधनों के अतिरिक्त अन्य सभी संसाधन को दान कर देता था, जिसमें उसके शरीर के वस्त्र भी शामिल थे। हमने बताया था आपके कि जितने भी वस्त्र थे, आभूषण थे, सभी को दान करता था। ये आपका है 5वें वर्ष में आपके प्रयाग, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
महामोक्ष परिषद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन आपका है। ठीक है, तो देखिए महामोक्ष में वर्णन आपका जो किया गया था, हमने बताया था कि शिव का भी नहीं, सूर्य का भी नहीं, बुद्ध का भी नहीं। वहां पर आपका जो महामोक्ष में वर्णन किया गया था आपके, अभी आपको पॉइंट बताते हैं, वो आपके जो थे महामोक्ष में धर्म सभा व प्रयागराज की बात कही गई थी। कहाँ पर, हमने बताया था, याद रखना, धर्म सभा व प्रयाग की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके दिया है शिव, बुद्ध, सूर्य, ये नहीं है। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था। ऑप्शन राइट सी, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट कर आपसे, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ये कहा जाता है आपकी हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, कि हर्ष के समकालीन वह कौन शासक था जिसने बौद्ध द्रोही माना जाता था, जिसने गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो आपका जो बोधि वृक्ष है वो किसने कटवाया है, आपके शशांक ने कटवाया था, जो कि बंगाल के शासक थे। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बच्चों को इसको बारे में जानकारी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो हमने बताया कि ये वातापी, जो ये कह सकते हैं बादामी के चालुक्य नरेश थे। ठीक है ना, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट कर आपसे, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है आपके हर्षवर्धन को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। ये किया था आपके हर्षवर्धन ने। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल से आपका बताया जाएगा, जो कि गुप्त साम्राज्य अपने मंदिरों के कारण और इसीलिए गुप्त जो स्थापत्य कला है उसमें से स्वर्ण युग को भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे कार्य हुए गुप्त साम्राज्य से। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष का राजकवि कौन था। हर्ष का राजकवि कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट सी, बाणभट्ट था। ठीक है ना। चलिए अब आपको यहाँ पर देखिए आपके आंसर की भी दे दिया गया है, आंसर की के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको जो दिए गए हैं, ठीक है, ये हमारी कई बुकों का मिक्स किया गया है। तो आप और भी सेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर टेस्ट लगाइए। अभी टेस्ट आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लीजिए, हमेशा के लिए आपकी ये हिस्ट्री दिमाग में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे और इस तरह से आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो पूरा नॉलेज और पूरे क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिए। चलिए कह रहा है, मौखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी। मौखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो 364 का ऑप्शन बी, कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट कर आपसे, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। तो हर्ष के समय जितनी भी सूचनाएं थी वो आपकी किस में थी। तो आपकी कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ में आपकी ये मिलती हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था आपके पीसीएस में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आपका कन्नौज में, फिर आपका प्रयागराज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, वो आपका कौन सा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, प्रयाग में किया था। ठीक है, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था। ये रोका था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बी नंबर, पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कवि बाणभट्ट निवासी था। कहाँ का था। तो अभी आपने पढ़ा था कि ये आपके कहाँ था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थानेश्वर, बी नंबर हो जाएगा थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग किसके शासनकाल में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुएनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था। ये किसके समकालीन था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, अर्थात ताई सुंग के समकालीन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये आपका जो विश्वविद्यालय है कौन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हुएनसांग की भारत में
यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ये नगर आपका है ऑप्शन बी आपका मथुरा। उस समय आपका सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपका ऑप्शन आपका सी रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण आपका हो जाएगा यहाँ पर 378 ऑप्शन डी सीयूकी की रचना, अर्थात सीयूकी की रचना में ही इनके बारे में पूरा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे चीनी यात्री जिसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। भीनमाल ये है क्या? तो आपका यहाँ पर अभी आपको अगले एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें डिटेल दे दिया गया है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जो कि सी नंबर ह्वेनसांग। ये भीनमाल है क्या? तो ये गुजरात है। वह उस समय गुजरात की राजधानी जो थी वो भीनमाल हुआ करती थी। अभी आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री जो इत्सिंग थे ये बिहार का जो भ्रमण किया था ये किए थे आपके 672 ईस्वी में, ठीक है, 672 में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था यहाँ पर जो आपके मुसलमान थे, मुसलमान बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार यहाँ पर हो जाएगा 282 के नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला जो नामक आपका विद्यालय है इसकी स्थापना आपके किया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आपके धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पाल वंश, ठीक है, पाल वंश। नेक्स्ट कर आपसे गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए, आपका कन्नौज था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट एक बुक का लिया है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी समझ लीजिए। और इसके बाद टेस्ट पेपर में काफ़ी आपके अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए थे। कह रहा है आपसे कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो हमने अभी बताया था ह्वेनसांग ने की थी। आप समझ लीजिए कि भीनमाल है क्या। तो भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। ह्वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने भीनमाल की यात्रा की। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। और इसके यात्रा विवरण सीयूकी में है। अभी हमने बताया था कहीं पर 629 है, कहीं पर आपका 630 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3री शताब्दी में वारंगल, वर्तमान में जो आपका कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है ना, तो वो वर्तमान में आपका तेलंगाना तो प्रसिद्ध यहाँ पर देख सकते हैं किस लिए जाना जाता था? तो आपके लोहे के उपकरण के लिए जाना जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं 3री शताब्दी में वारंगल जो वर्तमान उत्तरी तेलंगाना है लोहे के उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल का किला जो कि सन 1199 में बनना प्रारंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने डाली थी, और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकती की राजधानी। काकती शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की कह सकते हैं तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? और ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या सही हो जाएगा। और आप लोगों को वीडियो लाइक भी करना है, साथ में आपको अपनी अनुसार यहाँ पर आपको कमेंट भी करना है, और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है उसमें से धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए। एक दिन देखिए 100% आपको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी। कोई भी लेवल में बैठिए, चाहे आप लोअर पीसीएस बैठिए या पीसीएस में बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने को कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।